नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आज साल की अंतिम लोक अदालत नगर निगम के कई क्षेत्रों में आयोजित की गई है, जिन पर लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। यही सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह अपने अमले के साथ लोक अदालत वाली जगह पर पहुंचे और निरीक्षण किया। नगर निगम द्वारा कई तरह के कैंप लगाकर लोगों को लोक अदालत में राहत देने का काम किया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं लोक अदालत के दौरान चल रही हैं, इसका जायजा लेने के लिए उज्जैन कमिश्नर रोशन कुमार सिंह अपने अमले के साथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने जोन वाइज अवलोकन किया। कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। वे जोन वाइज सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर संपत्ति कर जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने चामुंडा माता स्थित पीएचई कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहाँ पर यह जल कर जमा करने वाली व्यवस्थाओं को देखा और चर्चा में उन्होंने बताया कि अभी तक संपत्ति कर में 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है और 40 लाख तक राशि जल कर में जमा कर चुके हैं। फिलहाल यह देर शाम तक जारी रहेगा। साथ ही नगर निगम कमिश्नर ने यह भी बताया कि आने वाले लोगों के लिए हमने सर्व सुविधा का ध्यान रखा गया है, उन्हें कहीं भटकना न पड़े, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज लोक अदालत पूरे नगर निगम क्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया है और रहवासियों का उत्साह देख के बहुत खुशी है, प्रसन्नता हो रही है। मैंने अभी सभी जोनों का निरीक्षण किया है जहां संपत्ति कर जमा हो रहे हैं और ये जो पीएचई का खंड कार्यालय है यहाँ पे जल कर जमा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल के आ रहे हैं कर जमा करने के लिए। अभी तक के जो अनुमान है उसके हिसाब से हमारी संपत्ति कर में 1 करोड़ से ज़्यादा के कर जमा हो चुके हैं और उसी प्रकार से जलकर में भी करीबन 40 लाख के आसपास का कर जमा हो चुका है और ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं अभी चल ही रही है और रात के 12 बजे तक 1 बजे तक जब तक हमारे सभी लोगों का कर जो आ गए हैं उनका जमा ना हो जाए तब तक हम लोग पूरा जोन का और जलकर का अमला पूरा काम करता रहेगा। कई हम लोगों ने प्रयास अभी किए हैं, जैसे जो हमारे बड़े बकायादार हैं जो 1 लाख से ज़्यादा जिनके कर संपत्ति कर में बचे हुए हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा जिनके कर अभी जलकर में बचे हुए हैं, उनके घरों पे भी हम टीम भेज रहे हैं कि उनको हम ये अवगत करा सकें कि आज अच्छा अवसर है जिसमें आप अधिभार में छूट ले सकते हैं। और इसके अलावा जो बकायादार हैं हमारे उनको हम लगातार कॉलिंग करा रहे हैं, डेडिकेटेड टीम्स बैठी हुई हैं कॉलिंग कर रही हैं जिससे कि उनको पता चल सके कि आज एक सुनहरा मौका है और जो सरचार्ज में जो छूट मिलनी है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले सकें। जो जमा करने आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए भी आपने जी बिल्कुल, हमारा ये कर्तव्य है कि जो लोग घरों से निकल के आज लोक अदालत में हिस्सा ले रहे हैं और अपने बकाया करों को जमा कर रहे हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। हम लोग अभी सांकेतिक वगैरह और बढ़वा रहे हैं और आते ही ये पता चल जाए कि यहाँ पे हमें एंट्री करवानी है, यहाँ पे कैश जमा करना है और यहाँ से रसीद मिलेगी। इस तरह की सारी व्यवस्था। शहर में बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले 10 दिनों में ही आए 200 से ज्यादा मरीज। इस साल अब तक 6,342 लोगों को काट चुके श्वान। शहर में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठंड का आगमन मानो या नगर निगम की लापरवाही, डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। 10 दिनों में ही अब तक 246 डॉग बाइट के मामले सिर्फ जिला अस्पताल में दर्ज हुए हैं। रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा ही रहती है। इस साल अब कुल 6,342 डॉग बाइट के मामले जिला अस्पताल में आए हैं। माना जाता है कि ठंड के दिनों में आवारा घूमने वाले कुत्तों को समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण वहां आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने एक्सपर्ट की सलाह लेकर इसमें किस तरह का सुधार किया है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब डॉग हमला करता है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और यही कारण है कि वहां और तीव्र गति से भागने वालों पर हमला करते हैं। लेकिन डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारी मरीज का उपचार कर निभा ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार इस पर कब ध्यान देंगे यह तो वही जानते हैं। देखिए, हमारे जिला अस्पताल में हमारा जिला अस्पताल जो एक संभागीय अस्पताल है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ से हमारे ज़िले के समस्त ज़िले के पेशेंट वगैरह अक्सर यहीं पर आते हैं और हमने यहाँ पर ARV का एक अलग से विंग बनाया हुआ है, रेबीज़ का एक अलग से विंग बनाया हुआ है। जो भी पालतू जानवर या जंगली जानवर काटते हैं तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे आते हैं, तो महीने में लगभग हम ARV वैक्सीन जो है लगभग 2,000 से 2,500 वैक्सीन लगाते हैं। और अभी पिछले 10 दिनों में अगर हम ट्रेंड देखें तो 10 दिनों में हम लगभग 200 से 250 इंजेक्शन और लगा चुके हैं। तो अभी विगत 5-6 7-8 दिनों से केसेस थोड़े से बढ़े हैं। न्यू केसेस की यदि हम बात करें तो एक दिन में हमारे पास में लगभग 45 से 50 केसेस रोज़ आ रहे हैं। अब चूँकि एक व्यक्ति को यदि एक बार डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है तो उसको 4 या 5 बार आना पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोजिंग भी ऐसा रहता है कि जिस दिन काटता है उस दिन उसके 3 दिन बाद
उसके 7 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद। तो अक्सर देखने में आया कि जो लोग पालतू जानवर पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, तो वो तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, पर स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसके लिए आम जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सजग रहें। और अभी ठंड के मौसम में वैसे भी क्या है कि डॉग बाइट के केसेस जनरली बढ़ते हैं। अब उसके रीज़न मल्टीपल हैं। अभी हमने डॉग लवर सोसाइटी से भी बात करी थी, वो भी 1-2 दिन पहले हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे भी कुछ सजेशन लिया था। तो इस बारे में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया है और नगर निगम से भी हमने अवगत कराया, नगर निगम को भी अवगत कराया है कि कम से कम डॉग हाउसेस वगैरह बनवाए जाएँ या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी करवाए जाएँ। क्योंकि अभी आप देखेंगे गली कूचों में, शहर में, मेन स्ट्रीट में भी डॉग ही डॉग दिखते हैं। हो सकता है शायद उनका खाना पीना बराबर नहीं हो पाता हो, या मतलब मल्टीपल रीज़न है इस चीज़ में। तो मैं कहूँगा कि पोस्ट एक्सपोजर में सभी लोगों को रेबीज़ से अवेयर होने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। और हमारे जिला अस्पताल में सब फ्री ऑफ कॉस्ट एंटी रेबीज़ वैक्सीन, और अगर कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उसके लिए एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी फ्रीली अवेलेबल है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। उज्जैन के महाकाल थाना अंतर्गत खत्रीवाड़ा क्षेत्र में सोनी कॉम्प्लेक्स के सामने रहने वाली गर्भवती महिला ममता पति पंकज शर्मा के घर में घुसकर 2 अज्ञात महिलाओं ने शुक्रवार को लूट की घटना को अंजाम दिया। ममता शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे के करीब वह घर पर अकेली थी। ससुर और पति काम से गए हुए थे एवं सास दर्शन करने मंदिर गई हुई थी। करीब 11:15 बजे के करीब 2 अज्ञात महिलाएं घर में घुसी और उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। महिला ने अपने पति पंकज शर्मा को स्टोर रूम के अंदर ही फोन लगाया। पति महाकाल मंदिर में पंडिताई का काम करते हैं। वह आनन फानन में घर पहुंचे, आकर देखा तो घर की अलमारी का ताला टूटा हुआ था और स्टोर रूम में पत्नी बेसुध पड़ी हुई थी। पत्नी की हालत को देखते हुए पंकज शर्मा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। शाम को महाकाल थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में महाकाल थाना पुलिस आसपास की सीसीटीवी कैमरे चेक कर घटना की जांच कर रही है। महिला ने बताया कि लूट की वारदात करने वाली महिलाएं अलमारी का लॉकर तोड़कर 20,000 नकद राशि सहित 1 तोले की सोने की झुमकी और 200 ग्राम की चांदी की पायल एवं कुछ कपड़े साथ ले गई हैं। पंकज शर्मा का परिवार 4 महीने पहले यहाँ रहने आया है। सर, एक दिन पहले शाम के 6:30 बजे की बात है। तब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो गोदरेज की आवाज़ आई ना, जैसे ये इधर से, तो मैं आके बोली मैंने कि गोदरेज में, जैसे मतलब गोदरेज कौन, इनके बोली मतलब कि आप गोदरेज में क्या कर रहे हो। इतने तो वो भग गया, वो आदमी जो भी था वो। मैंने आवाज़ भी लगाई जोर जोर से, इतने वो चला गया था। फिर कल क्या हुआ? लेडीज आई थी तो मैं इसी कमरे में थी, तो उन्होंने नहीं, जैसे आई नहीं डायरेक्ट, मैं कोट पहन रही थी तो वो तो गिरा दिया और उस रुमाल से मुंह बांध के मेरे को अंदर धक्का दे दिया। तो मैं तो जैसे बेहोश टाइप हो गई थी। सर, प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मेरे को उस ड्रम से मारा तो मेरे पेट में भी लग गई। तो मैं तो ऐसी बेहोश टाइप हो गई थी। और वो एक और क्या मालूम थी तो औरत थी वो, पर उसने थोड़ा ताड़ी करी, इसमें ईंट से मारा और ये कपड़े उपड़े सब बखेर दिए। अच्छा, और सर मिनट, बस 8 मिनट इतने मैंने फ़ोन लगा दिया, मेरे हाथ में फ़ोन था, तो इनको इतने वो आवाज़ सुनी और हमारे गेट बजा नहीं, इतने में तो वो भग गई। अच्छा, हाँ, पर वो चोरी का सामान में झुमकी, क्या कुछ पहनी हुई थी महिलाएं? के कलर? ब्लू कलर की साड़ी पहने थे, बस ये। महिलाएं ब्लू कलर की साड़ी पहनी? नहीं, एक को देखा सर, एक को देखा ही नहीं मैंने, मेरा मुंह बांध दिया नहीं सर उससे। अच्छा, कितना तो सामान? झुमकी, पायल, 20,000 रुपए, बिछुड़ी और कपड़े और पेटीकोट वगैरह। कब की घटना, कितने बजे की घटना है ये 11:15 की समथिंग की घटना है सर। 8-10 मिनट में, ये 11:25 पे तो ये आ गए थे घर। घर पे कौन कौन था उस समय जिस समय घटना? मैं अकेली थी ना, मम्मी मंदिर गई थी। अच्छा, और पापा दोनों ये कार्यक्रम में गए थे। जी, हाँ। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? फिर पुलिस भी आई थी? हॉस्पिटल गई पहले, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो लग गई थी इधर की साइड, तो पहले मैं वहाँ गई, फिर वहाँ से मैडम ने छुट्टी करी मेरी, तब जाके हमने शाम को रिपोर्ट डाली। रात को पुलिस भी आई थी क्या? सर ने सब देखा नहीं, मैंने बताया उनको, जो आपको बताया वो ऐसा ही उनको बताया। तहकीकात वो भी बोला किसी पे शक है तो सर ऐसा शक, किसी पे दुश्मनी तो है नहीं तो सर ऐसे शक करे किसी पे। आपका? ममता शर्मा। आगे एक परिवार में जैसा कि शिकायत मिली थी कि कोई महिला उसे घर में जाके और कुछ साड़ियाँ और कुछ ज्वेलरी, कुछ रुपए चोरी करके ले गए हैं। इसके संबंध में हमारी टीम गठित की गई है और वो क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य दुकानदारों से पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बात की तो ये घटना लगभग दिन के 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसने बताया कि कोई महिला उसके घर में एंट्री की और उसको 1-2 थप्पड़ मारे और उसको उसके कमरे में ही बनी गैलरी में बिठा दिया। इसके बाद उसकी अलमारी से साड़ी और उसमें रखी हुई कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी ले गई और बाकी साड़ी, ज्वेलरी, नकदी उसी में छोड़ गई है।
एक दिन पहले बोलना है कि एक दिन भी उसको ऐसा अंदेशा लगा था कि कोई उसके घर में आ रहा है, लेकिन उसने देख नहीं पाया था कि कौन है और ना किसी को सूचित किया था, ये पुलिस को या किसी अथॉरिटी को। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कार्तिक मेला समय से देरी से शुरू होने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ नहीं हो पा रही। एकत्रित भीड़ को लेकर जिम्मेदार देते नजर आए हैं भाई। काफी विवादों के बाद कार्तिक मेला शुरू हो गया है, लेकिन पहले दिन सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें जनता तो दूर की बात, वहां पर राजनीति करने वाले लोग भी नजर नहीं आए। हालांकि जिम्मेदारों से जब हमने चर्चा करना चाही तो उन्होंने यह कहा कि फिलहाल मेले की शुरुआत हुई है। पहला कार्यक्रम सुंदरकांड का रखा गया था, हालांकि इसमें जनता को बुलाया नहीं गया था, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जिस समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे मेले की रौनक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ती हुई नजर आए। फिलहाल खाली कुर्सियों कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मेले में आखिर क्यों कोई शामिल नहीं होना चाह रहा। नहीं है अभी क्या, चूँकि मेला शुरुआत हो नहीं पाया है, दुकानें भी आवंटित हो रही है, तो अब जनता और दुकानें दोनों वहाँ पर बसेंगे। फिर भी छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो छोटे मंचों के माध्यम से किए जाना चाहिए ताकि जनता उसका लुत्फ़ उठा सके, और जो बड़े कार्यक्रम हैं वो बड़े मंच पे किया जाना चाहिए जिसमें जनता ज़्यादा आने वाली हो। कल जो कार्यक्रम हुआ वो सुंदरकांड का है, तो उसमें वैसे भी एक परंपरागत पूजा कार्यक्रम के रूप में था वो सुंदरकांड का, तो वहाँ उनको कुर्सियाँ लगानी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि एक वो कार्यक्रम के रूप में नहीं था। फिर भी वो ध्यान रखना चाहिए निगम की व्यवस्थाओं में कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हम जो भी आयोजित करें अगर वो भव्यता स्वरूप वाले हों तो यहाँ पर करें, और छोटे हों तो कुछ और व्यवस्था सोचना चाहिए। रजत मेहता। विक्रम विश्वविद्यालय ने हैदराबाद की संस्था के साथ छात्र छात्राओं के हेल्थ का डाटाबेस बनाने का AMU साइन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों को डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। इसी दिशा में इस महत्वपूर्ण मिशन को साकार करने के उद्देश्य से विक्रम विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान संस्थान ने अपने सहयोगी संस्थान हैदराबाद के प्रतिष्ठित संस्थान VNR-VJIT के साथ मिलकर एक साझा प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। डिजिटल हेल्थ डेटाबेस बनाने एवं डेटाबेस पर AI एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का प्रयोग कर भविष्य में होने वाली बीमारियों का पूर्वानुमान लगाने एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए समय से पूर्व उचित प्रबंधन करने से संबंधित इस प्रोजेक्ट के लिए विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, VNR-VJIT हैदराबाद एवं IPS एकेडमी इंदौर ने एक साझा MOU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, VNR-VJIT हैदराबाद के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के नागिनी, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह, VNR-VJIT हैदराबाद के प्रोफेसर एवं प्रोजेक्ट समन्वयक डॉक्टर दीपक सुखेजा, कंप्यूटर विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर कमल बुनकर, कुल सचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे उपस्थित थे। आज नई एजुकेशन पॉलिसी में नैक और जितनी भी रैंकिंग है विश्वविद्यालयों को, वहाँ पर कोलैबोरेटिव रिसर्च की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है जी। और वैसे भी जब तक कोलैबोरेटिव रिसर्च नहीं होगी तब तक आउटपुट निकलना मुश्किल होता है। उसी को ध्यान में रखते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय ने आज जो है VNR-VJIT हैदराबाद की एक बहुत बड़ी संस्था है जी, उससे एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट साइन किया है। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है इसको फंडिंग के लिए, और इसमें बायोमेडिकल जो एक सिस्टम डेवलप करेंगे, जैसे विद्यार्थियों में किस तरीके से उनके हेल्थ के बारे में जो है पूरा डाटाबेस तैयार होगा, उसी डाटाबेस तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जी। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे जो कोलैबोरेटर्स भी हैं वो भी हैं, वो इस पर कुछ विस्तृत जानकारी वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। जनरेशंस में देखेंगे तो जो भी बच्चे हों, ये नहीं बोल सकते कि जो हायर सोसाइटीज़ के हैं या लोअर सोसाइटी, सभी बच्चों में मल्टीपल डिसीजेज है ना। बच्चे कुछ जंक फूड खा के जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो प्रपोजल्स है वो कम्प्लीटली बच्चों का हेल्थ डेटा पूरा मेंटेन करेगा और उसके साथ उनका डिजिटल वॉलेट भी बनाएगा। इन फ्यूचर कभी भी कोई, अगर आप आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आज आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है और बोलता है कि नॉर्मल है, वो आपको ट्रीटमेंट दे देता है। उसको आपके ब्लड प्रेशर की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन ये जो डिजिटल वॉलेट बनेगा उसके अंदर हर पर्टिकुलर बच्चे का, अगर वो 6 बार उन्होंने विजिट किया है
हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू 10 बार विजिट किया है। जितनी बार उसने हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू गया है उसका पूरा उतने टाइम का बीपी, ऑक्सीजन लेवल, उसका WBC क्या है, उसके फ्लूइड लेवल क्या है, BCA कंपोजर्स के थ्रू जितना हमने डेटा लिया है वो डॉक्टर के लिए एक एनालिसिस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में अवेलेबल रहेगा कि जैसे कि उनको जेनरिक नहीं दें, उनको उनकी पास्ट हिस्ट्री मालूम है कि स्पेसिफिक दवाई दें। आज की तारीख में डॉक्टर नॉर्मली बिकॉज आपका बीपी आज नॉर्मल है, शुगर आज नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर वो पास्ट हिस्ट्रीज को देखते हुए ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा बेसिक मोटो यही है कि हमारी जो जनरेशन है जिसको पूरा वर्ल्ड वाइज देख रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आज पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर इसलिए है क्योंकि हमारे पास कुछ डिविडेंड है और वो डिविडेंड हमारी जनरेशन है, और ये डिविडेंड लायबिलिटी में बदल सकता है अगर इनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अगर इनकी हेल्थ अच्छी है तो ये हमारे लिए डिविडेंड है, नहीं तो ये लायबिलिटी है। अब हमारे को डिपेंड, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम इन बच्चों को डिविडेंड के फॉर्म में यूज करते हैं रादर देन लायबिलिटी। उज्जैन के दशहरा मैदान में पहली बार विश्व कल्याण, शांति, सुख, समृद्धि की कामना में महायज्ञ का महाआयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विशुद्ध रत्न श्री पनत सागर जी महाराज ने देखा और पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 9 से 15 दिसंबर तक यह ऐतिहासिक आयोजन होना है। उज्जैन के आदिनाथ दिगंबर जैन चौबीसी मंदिर, ऋषिनगर में नवनिर्मित मानस्तंभ एवं अष्टशिखर वेदियों में जिन बिंब स्थापना के लिए श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य शिरोमणि विशुद्ध सागर मुनिराज के आशीर्वाद से सुप्रभ सागर महाराज व प्रणत सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 7 दिनों तक मानस्तंभ प्रतिष्ठापन एवं गजरथ महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी मीडिया प्रभारी सचिन कासलीवाल ने देते हुए बताया कि दशहरा मैदान पर 1 लाख स्क्वायर फीट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। मज्जिनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव में देश भर से लगभग 50,000 समाजजन शामिल होंगे। यहाँ पाषाण से परमात्मा कैसे बना जाता है ये यहाँ दिखाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे एक इंसान गर्भ में आता है और तपस्या त्याग करते हुए कैसे परमात्मा अवस्था को प्रकट करता है, यही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसके विशेष आकर्षण के रूप में अंतिम दिन जब भगवान मोक्ष कल्याणक को प्राप्त होंगे वहाँ पर गजरथ एक विशेष आकर्षण जो बुंदेलखंड का होता है उसे यहाँ उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। और विशेष आकर्षण साथ में ये भी है कि नारायण, कृष्ण आदि जो महापात्र महाभारत आदि में आपने देखे हैं उनका भी दृश्यांकन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जो नेमिनाथ भगवान जिनका यहाँ पंचकल्याणक होने जा रहा है वह श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, तो उनके निमित्त से द्वारका की रचना आदि बहुत सारे अद्भुत कार्यों के साथ ये 7 दिन का पंचकल्याणक उज्जैन नगरी की इस धरा में भूतो न भविष्यति होने की संभावना है में आता है। और माँ के गर्भ के संस्कार प्राप्त करते हुए कैसे विशेषता को प्राप्त होता है ये दिखाया जाएगा। फिर जन्म के बाद वह दीक्षा जिसे मुनिराज बनने की अवस्था कहा जाता है वह किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसके बाद वह त्याग तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा को परमात्मा कैसे बनाते हैं, इन सभी का दृश्यांकन भी किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में पाषाण की प्रतिमाओं को संस्कारित करते हुए परमात्मा के रूप में पूजा जाता है, तो पर्दे के पीछे पाषाण से परमात्मा बनाए जाएंगे और पर्दे के सामने आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।